हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की सीमाएं। हम सब जानते हैं, हमने अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। उसकी वजह से हम उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को समझा सकते हैं, जैसे उनके कलर्स को, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, उनके स्पेक्ट्रा को। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे मेजर जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें लिगेंड्स को ये पॉइंट चार्जेस मानता है। तो उसकी वजह से मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो है इसमें बताई गई है कि वो प्योरली आयनिक होती है। तो हम जानते हैं मेटल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो लिगेंड और लिगेंड्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। लेकिन अगर ये प्योरली आयनिक इंटरैक्शन है तो एनायनिक लिगेंड जो होते हैं, जो माइनस चार्ज वाले लिगेंड्स होते हैं, उनमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनका मेटल आयन से ज़्यादा इंटरैक्शन होगा न्यूट्रल लिगेंड्स की अपेक्षा। लेकिन अगर हम इसमें बताई हुई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखें तो उसमें जो एनायनिक लिगेंड्स हैं वो लोअर फील्ड की तरफ होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स जो हैं वो हायर फील्ड की तरफ हैं। जैसे इसमें आयोडाइड और ब्रोमाइड जो हैं वो लोअर फील्ड एंड पे हैं और कार्बोनिल जो है न्यूट्रल लिगेंड है वो हायर फील्ड एंड पर है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साथ ही ये हमको जो मेटल लिगेंड बॉन्ड में थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता, उसको कंसिडर नहीं करता। जबकि हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं, ऐसे प्रमाण हैं जिससे ये पता चलता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है उसमें थोड़ी ओवरलैपिंग होती है। मेटल और लिगेंड की ऑर्बिटल्स के बीच में अति व्यापन होता है। तो उसके प्रमाण क्या हैं? जो अगर हम TiH2O6 इस टाइटेनियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स का अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसके बैंड की कुछ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी बैंड की इंटेंसिटी का। लेकिन अगर ये बॉन्ड प्योरली आयनिक होता मेटल और लिगेंड के बीच, तो जो T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो अगर ये ट्रांजिशन प्योर T2G से EG ऑर्बिटल में होता इलेक्ट्रॉन का, तो जो मैग्नीट्यूड है इंटेंसिटी का वो ज़ीरो होना चाहिए था। लेकिन इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, वो शून्य नहीं होती, उसकी कुछ मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन होता है ये प्योर डी ऑर्बिटल से नहीं होता है और बॉन्डिंग में जो इसमें मिक्स्ड ऑर्बिटल्स बांट लेते हैं। तो वो मिक्स्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो कौन से होते हैं? मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के भी कुछ ऑर्बिटल्स जो हैं वो उसमें मिक्स्ड होते हैं। मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में अति व्यापन होता है, यानी कि उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक कैरेक्टर उसमें नेचर उसकी प्रकृति होती है। बॉन्ड में कुछ सहसंयोजक प्रकृति भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका एविडेंस या प्रमाण है, अगर हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा देखें तो ये जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दिया है, इसका इरिडियम के का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्लोराइड आयन के साथ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर ये बॉन्ड प्योरली आयनिक होता तो इस एब्जॉर्प्शन बैंड में इसमें खाली एक एब्जॉर्प्शन बैंड आता, लेकिन इसमें कैसा एब्जॉर्प्शन बैंड आ रहा है ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न आ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न, इसको हम बोलते हैं हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम नाम देते हैं इसको हम। तो अगर ये इसमें एक सिंपल एक एब्जॉर्प्शन बैंड होता इस तरह का, तो फिर ये क्या होता? आयनिक बॉन्ड होता।
लेकिन इसमें एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, इसका मतलब इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है बॉन्ड में, और इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बेसिस पर, तो उससे पता चलता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो 30% कोवेलेंट होता है और 70% उसमें आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये मेटल की भी सारी ऑर्बिटल्स को कंसिडर नहीं करता, मेटल की खाली डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की बात करता है, लेकिन एस और पी ऑर्बिटल्स की, जो मेटल में एस और पी ऑर्बिटल्स भी होती हैं, तो उनकी वजह से स्प्लिटिंग को ये कंसिडर नहीं करता, ये सिर्फ डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को कंसिडर करता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में केवल मेटल ऑर्बिटल्स की, धातु की कक्षकों की बात की गई है, लिगेंड्स की ऑर्बिटल्स को ये कंसिडर नहीं करता। तो लिगेंड्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्सेस की, उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके अलावा इसने जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बताई है, उस सीरीज़ में जो लिगेंड्स की स्ट्रेंथ है उसको भी हम इसके कंसेप्ट से नहीं बता सकते। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन माने मेटल और लिगेंड के बीच में, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते खाली इस बेसिस पर कि मेटल और लिगेंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है। तो ये नहीं समझा सकता कि कुछ लिगेंड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कुछ वीक फील्ड्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं ये हम CFT से नहीं समझ सकते। और जिस तरह से लिगेंड्स की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, उसी तरह से मेटल की भी सीरीज़ है। कुछ मेटल आयंस जो हैं वो पॉजिटिव हायर स्प्लिटिंग देते हैं, कुछ लो स्प्लिटिंग देते हैं। तो इनका जो अनयूजुअल बिहेवियर है, इस तरह का व्यवहार जो मेटल्स का होता है, इस जो इनमें डिफरेंस होता है वो क्यों होता है, इसको भी हम CFT से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक है कि ये पाई बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करता। मेटल से लिगेंड की तरफ भी पाई बॉन्डिंग हो सकती है और लिगेंड से मेटल की तरफ भी हो सकती है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस पाई बैक बॉन्डिंग को समझाता है, लेकिन CFT में हम पाई बॉन्डिंग को नहीं समझा सकते। लेकिन और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पाई बैक बॉन्डिंग होती है, तो उसको हम CFT से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब अगर हम कंपैरिजन करें CFT और VBT का, हम जानते हैं VBT में बहुत सारी लिमिटेशंस थी VBT की, हमने सबसे अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो CFT उसकी बहुत सारी कमियों को दूर करता है, लेकिन फिर भी CFT में भी कुछ कमियां हैं, तो हम इन दोनों को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। CFT जो है वो ये मानता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड प्योरली आयनिक होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू VBT द बॉन्डिंग इज कोवेलेंट। CFT में मेटल और लिगेंड ऑर्बिटल्स के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, VBT में ओवरलैपिंग होती है। किसके बीच में? मेटल जो है वो अपनी डी ऑर्बिटल्स को वेकेंट करता है और फिर लिगेंड की फील्ड ऑर्बिटल्स, लिगेंड की भरे हुए कक्षक मेटल के धातु के रिक्त कक्षक के साथ ओवरलैप करते हैं। तीसरा डिफरेंस है डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है CFT में, VBT में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती। और CFT में ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होने की वजह से ये कलर और स्पेक्ट्रा को समझा सकता है, लेकिन VBT में स्प्लिटिंग नहीं है, इसलिए हम कलर और स्पेक्ट्रा को नहीं समझा सकते। CFT कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को समझा सकती है, वो क्यों? उसमें CFSE हमने पढ़ा था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की वजह से T2G ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी में चले जाते हैं, तो लोअर एनर्जी होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन VBT में हम इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को नहीं समझा सकते। CFT जो है लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दो कैटेगरीज में, दो क्लासेस में डिवाइड करती है, लेकिन
वीबीटी में ऐसा कोई लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन नहीं है। सीएफटी पाई बैक बॉन्डिंग को नहीं समझा सकती, लेकिन वीबीटी इसको समझा सकती है। वीबीटी मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होता है उसकी स्टेबिलिटी को पाई बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे समझा सकती है। ये हमने अपने लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी वाले चैप्टर में इसको पढ़ा था। हमने शुरू में जो वीबीटी के बारे में हमने पढ़ा था, वीबीटी क्या क्या चीज़ें समझाती है, तो उसमें हमने पाई बैक बॉन्डिंग भी डिस्कस किया था। सीएफटी से हम रिएक्शंस के मैकेनिज़्म भी समझा सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस का, और उनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हम तब समझा सकते हैं जब किसी भी कंपाउंड की हम एक्साइटेड स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं तभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज समझाई जा सकती हैं, लेकिन वीबीटी में कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं होती, इसलिए उसमें हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझा सकते, लेकिन सीएफटी में हम इसको समझा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सीएफटी और वीबीटी में अगर हम कंपैरिजन करें तो सीएफटी भी प्योरली आयनिक बॉन्ड है और वीबीटी में मेटल लिगेंड इंटरैक्शन कोवेलेंट है। लेकिन अगर हम इनकी दोनों के सक्सेस को भी देखें और इनकी लिमिटेशंस को भी देखें तो हम ये मानते हैं कि ना तो ये मेटल लिगेंड बॉन्ड प्योरली आयनिक होता है और ना ये पूरी तरह से कोवेलेंट होता है। तो इसके बाद एक और थ्योरी दी गई, लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो मेटल लिगेंड के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर को भी डिस्कस करती है। तो सीएफटी की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए लिगेंड फील्ड थ्योरी दी गई। तो आज के हमारे इस लेक्चर में जो हमने लिमिटेशंस बताई हैं उसको आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो अब आगे हम इस नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। थैंक यू वेरी मच।